अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए और है भी नहीं कि ये तासुर बहुत मजबूत है कि आने वाले इलेक्शन 2024 के लिए नून लीग किंग्स पार्टी है और मेरे महबूब कायद चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। इसका वो खुद ऐलान करते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि वो लिख के देने को तैयार हैं। और जो सियासी बिसात वो बिछा रहे हैं उसमें बहुत ऑब्वियस है कि उनकी सियासी क़ुव्वत यकीनन ज़्यादा होगी, क्योंकि कराची से लेकर खैबर तक जितनी सियासी जमातें पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, इसके अलावा जो काबिल ज़िक्र सियासी जमातें हैं तकरीबन सब के साथ या तो वो सीट एडजस्टमेंट कर चुके हैं या अपने अंदर जम कर चुके हैं या करने वाले हैं। और वो तमाम सियासी बटेरे जिनको वो कभी कबूल नहीं करते थे उनको भी उन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया है और वो एक हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उनका ये मुसलसल एक प्रॉब्लम रहा है कि उनका बयानिया क्या होगा, और बयानिए के हवाले से एक मरतबा फिर एक कलाबाजी मेरे महबूब कायद ने खाई है। और वो कलाबाजी ये है कि एक बार फिर उन्होंने एहतिसाब की बात करना शुरू कर दी है। वही बात जो पाकिस्तान आने से पहले उन्होंने लंदन में कही थी, लेकिन जैसे ही वो बात उन्होंने कही थी वैसे ही शहबाज शरीफ को जो 48 घंटों में, उनको आए हुए 48 घंटे भी नहीं हुए थे अपने भाई के पास से वापस जाना पड़ा और फिर उनको कायल करना पड़ा कि ये बयानिया आप तर्क कर दें। फिर उसके बाद उनकी तमाम पार्टी ने कहना शुरू किया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने तो अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। और ये बात चलती रही और कल से फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने बयानिए को तब्दील किया है। क्या वो कह रहे हैं ज़रा एक बार सुन लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा मेरे महबूब कायद ने अपने पुराने बयानिए में थोड़ी सी तब्दीली की है। वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब का नाम नहीं ले रहे, वो मोअज़्ज़िज़ जज साहब जो जिनका नाम पहले लिया करते थे उनका नाम नहीं ले रहे, मगर ये नाम ले रहे हैं। आज भी उन्होंने गुफ्तगू की है और आज क्या कहा उन्होंने ये भी सुन लीजिए। अब इस बयानिए के साथ कई कॉन्ट्रोडिक्शंस हैं जो सामने आती हैं और कई सवालात पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर क्यों निकाला गया मियां नवाज शरीफ साहब को बार बार, ये किससे मुतालबा कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, किससे जानना चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब हमें बताएं कि उन्हें क्यों निकाला गया, बार बार क्यों निकाला गया, वो सिस्टम का हिस्सा थे। और ये भी बताएं कि जब उनके मुखालफिन को निकाला गया तो आपका किरदार उसमें क्या रहा, और आपके जो मुखालफिन थे उनका जो किरदार था वो तो आप ज़रूर अब देखेंगे, लेकिन आपके मुखालफिन को भी बार बार निकाला गया, पीपल्स पार्टी को भी निकाला गया, तहरीक इंसाफ को भी निकाला गया। तो जब उनको निकाला गया तो आपने क्या किरदार अदा किया? तो ऑब्वियस इसका जवाब है कि जो किरदार आपने अदा किया, जिस तरह से आपको निकाला गया उस तरह से दूसरों को भी निकाला गया। आप सिस्टम का हिस्सा रहे, कभी वो सिस्टम का हिस्सा रहे। और किससे कहना चाह रहे हैं, किससे मुतालबा कर रहे हैं? इलेक्शन जीतने के बाद इक़्तिदार में आकर वो मईशत पर फोकस करेंगे या एहतिसाब पे फोकस करेंगे? वो फिर तसादुम की तरफ जाएंगे या मुल्क को माशी मसाइल से और दीगर मसाइल से बाहर निकालेंगे? ये सवाल पैदा हो गया है। और दूसरी बात कि ये कॉन्ट्रोडिक्शन इस तरह से भी सामने आती है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं क्या उस पर अमल भी करेंगे? क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब का ये भी कहना था, उनकी पार्टी का ये भी कहना था कि वो तमाम लोग जिन्होंने उनको निकालने में, उनकी हुकूमतें ख़त्म करने में सहूलतकारी का किरदार अदा किया, वो उसका हिस्सा बने, नवाज शरीफ साहब को रिप्लेस किया, उनकी पार्टी को रिप्लेस किया, उनके साथ इनका चलना अब मुमकिन नहीं है। कभी ये एमकेएम के बारे में कहते थे, कभी ये काफ लीग के बारे में कहते थे, यही बात बाप के बारे में कहते थे, लेकिन बाप भी अब जम हो चुकी है नून लीग के अंदर। काफ लीग के साथ फिर इंतखाबी इत्तेहाद कर लिया है, एमकेएम के साथ इंतखाबी इत्तेहाद कर लिया है। और जब मियां नवाज शरीफ साहब को 99 में निकाला गया था तो मौलाना फजल रहमान साहब भी इनको रिप्लेस करने वालों में थे, मुत्तहदा मजलिस से अमल बनाकर, तो वो भी अब इनका हिस्सा है। और वो फसली बटेरे जिनके बारे में आप कहा करते थे कि ये लोटे हैं और लोटों की जगह बाथरूम में होती है, उनको भी आपने गले लगा लिया। राजा रियाज साहब को भी आपने फैसलाबाद से टिकट दे दिया। और मौक़िफ़ क्या था आपका, साल पहले का मौक़िफ़ आपका क्या था इनके बारे में, ज़रा वो भी सुन लीजिए। तो एक तरफ मेरे महबूब कायद ये कॉम्प्रोमाइज़ कर चुकी हैं, तो अब जो वो सियासी इमारत तामीर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उसके पिलर्स जो हैं वो यही सियासी जमातें होंगी जो बरमला इस बात का इजहार करती हैं कि हमारे फैसले हम खुद नहीं करते, हमारे फैसले वही होते हैं जो मुक़्तदर हलकों के फैसले होते हैं। तो ऐसी सूरत में एक कमज़ोर इमारत पे खड़े होकर जहाँ पर कभी भी मियां साहब को निकाला जा सकता है, बहुत आसानी के साथ निकाला जा सकता होगा, वहाँ वो इस बयानिए को, अपने इस मंशूर को, अपने इस मुतालबे को क्या अमली जामा पहनाएंगे, या ये भी एक इंतखाबी बयानिए का हिस्सा है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है? तो इसे एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। जवाब दिया है आज इसी सूरत हाल पर, और इस पर बात की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो बहुत ऑब्वियस है, बहुत समझ में आती हैं चीज़ें
कि हो क्या रहा है, होता क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। जनाब, मेहमानों का आपसे तारुफ कर रहा हूँ। मायजा हमीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदगी करेंगी मुस्लिम लीग नून की। जनाब कादिर मंदूखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और नईम हैदर पंचौता साहब, तर्जुमान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। मायजा साहिबा, ये एक तरफ तो आपकी जमात हमें मुसलसल कॉम्प्रोमाइज़ करती नज़र आ रही है, उन तमाम लोगों को आपने शामिल कर लिया अपनी पार्टी के अंदर या उनसे इंतखाबी इत्तेहाद कर लिया, अगली हुकूमत बनाएंगे तो उनके साथ होंगे, चाहे वो इस्तेहकाम पार्टी हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो MKM हो, चाहे वो काफ हो। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ आपने किए जो पहले आप नहीं करना चाहते थे, फिर जितने फसली बटेरे हैं उनको भी आपने साथ में ले लिया। दूसरी तरफ आपने ये बयानिया इख्तियार किया है कि एहतिसाब करेंगे, तो ये सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए ही एक बयानिया है कि बस ये लेके चलो शायद ये मकबूल हो जाए, बाकी बयानिए नहीं चल सके, या हकीकी तौर पर नवाज शरीफ साहब और आपकी पार्टी चाहती है कि वो साबिक आर्मी चीफ, साबिक ISI चीफ, साबिक चीफ जस्टिस साहिबान और मौजूदा जज साहिबान जिनका वो नाम ले चुकी, उनका एहतिसाब करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। मियां नवाज शरीफ साहब एक ऐसी फोर्स हैं और एक ऐसी ताकत हैं जो जिनके आने के बाद जोक लोग जो हैं PMLN को ज्वाइन करना चाह रहे हैं और अभी भी जो है वो सिलसिला जारी है। और वो ऐसे लोग हैं, अगर आप देखें उनको, अगर आप ये कहें फसली बटेरे हैं, ज़रूर फसली बटेरे होंगे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी पार्टी जिसको सिलेक्ट करके लाया गया था, जिसने पाकिस्तान का नुकसान किया, उन्होंने इस पार्टी को छोड़ा था। और अब ये जब पार्टी छोड़ के उन्होंने जो है कोई और पार्टी ज्वाइन की है या वो इंडिपेंडेंट हैं, तो वो एक राइट रखते हैं कि अगर उनका लोकल्स के साथ, वहाँ के लोग, किसी भी एरिया के लोकल्स के साथ एक नज़रियाती जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो आई थिंक उनको एक चांस देना कोई बुरी बात नहीं है। चलिए, ये तो आपने अपना स्टैंड तब्दील किया ना, ये तो आपका स्टैंड था नहीं, ये तो तब्दील किया। अब राजा रियाज तो आपकी पार्टी में कभी नहीं थे ना, इस तरह के कई लोग हैं जो नहीं थे, तो वो आ गए ना, ये स्टैंड तो आपने तब्दील कर लिया, एक कॉम्प्रोमाइज कर लिया। दूसरी तरफ आप ये बयानिया जो इख्तियार कर रहे हैं, ये वाकई हकीकी बयानिया है? हमें जरा बताइए, वाकई आप ऐसा करेंगे? देखिए, हमारा जो बयानिया है नंबर 1 और टॉप मोस्ट बयानिया है, और मियां नवाज शरीफ साहब बार बार रिपीट भी करते रहे, और कल भी उन्होंने यही कहा जो पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग थी कि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है पाकिस्तान को जो डिलीवरी की ज़रूरत है, जो क्राइसिस पाकिस्तान में पैदा हुए उनको जो है ख़त्म करना इम्पोर्टेंट है। और हमें ना कुर्सी की ज़रूरत है, ना हमें जो कुर्सी के साथ जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जिस तरह गाड़ियां हैं या ये वो सारी चीज़ मरात हैं मिलती हैं, उनमें उस मियां साहब इंटरेस्टेड नहीं है। 3 दफ़ा वो देख चुके हैं सारी चीज़ें। तो मैं ये समझती हूँ कि अब वो ये चाहते हैं कि वो मुल्क को जो है एक अच्छी डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में लेके जाएं, जिसमें हम पहले भी मियां साहब लेके जाना चाह रहे थे। आप कह रही हैं कुर्सी भी नहीं चाहिए, निकाल दिया गया, मराद भी नहीं चाहिए, मुल्क को सही डायरेक्शन भी देनी है, वजारत उज़्मा जो है, वजारत आला जो है, वजारत उज़्मा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट एहतिसाब है। कादिर मंदूखेल साहब, समझ में आ रहा है कुछ? बड़ी कन्फ्यूजन सी महसूस हो रही है, आपको क्या लग रहा है? मुझे और पाकिस्तान की आवाम को तो समझ में आ रहे, मगर आप अपने महबूब कैब को नहीं समझ पा रहे हो। उसकी वजह यह है कि रॉन्ग नंबर है। अच्छा। जो शख्स 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन गया और कह रहे मैं पाकिस्तान को ठीक करूँगा, और कितना 200 साल वज़ीर-ए-आज़म रहोगे तब जाके ठीक करोगे। और अभी 2 महीने पहले जो आपके मोहतरम भाई जो वज़ीर-ए-आज़म थे, उसने क्या किया? बात यह है। और फिर जो आपने कहानी सुना दी है सारी, इलेक्ट्रिबल के, लोटे के, फलां के, डिंगा के, दुश्मन के, सबको मिला लिया। एक शख्स अगर इतने ही पॉपुलर है तो उसको इत्यादियों की क्या ज़रूरत है? अब आप देख ले, MKM जैसे तंजीम को भी उसने इत्यादी बना ली है, जिसका पंजाब में कक नहीं है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा ले। और फिर ये IPP जो कि उन्होंने खुद बना ली है, और ख़ुद उनका सारा लेके किसी तरीके से तहरीक इंसाफ का वोट तोड़ा जाए, उसमें भी आप देखेंगे नाकाम होंगे। आप बाप पार्टी जो कि कल तक इनके साथ थे या उसके खिलाफ थे, मुझे फौरन एक ब्रेक लेना है। मैं ब्रेक के बाद यहीं से आपसे शुरू करता हूं, ये ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक कादिर बंधु खेल साहब। मुझे तकनीकी वजूहत की वजह पर फ़ौरन ब्रेक लेना पड़ा था, आपकी गुफ्तगू जारी थी। मुझे ये बताएं कि बिलावल साहब क्या कह रहे हैं। बिलावल साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 3 दफ़ा फेल हो चुके, चौथी मरतबा आएगा तो क्या तीर मारेगा, फिर उनसे पंगा लेगा, नुकसान मुल्क का होगा, कौम का होगा। साथ साथ ये कह रहे हैं मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाए, यानी वो इस अमल के ख़िलाफ़ नहीं है, वो सिलेक्शन के ख़िलाफ़ हैं नवाज शरीफ साहब की। क्या ऐसा है? अगर है कोई सिलेक्शन तो मसूद रज़ा साहब, कोई हम किसी से मदद नहीं मांग रहे, हम पाकिस्तानी आवाम से मदद मांग रहे। शुरू में जो मैंने आप सर्च की, आपका महबूब कायद जो है ना वो रॉन्ग नंबर है। अब रॉन्ग नंबर ये है कि सबके महबूब कायद हैं, कानून के तालिब इल्म, मुझे नहीं पता, उनका टाइटल है महबूब कायद। आपके है, सबके तो नहीं है, सबके नहीं है, आपके हैं, ठीक है, आपके और नून लीग के है, चलो मैं ये कह दूं। तो अब ये समझ ले कि हमारे 3 दफ़ा के ये मैं से कह रहा हूँ, आप अपने जुमले आप 3 मरतबा तो 2 मरतबा तो मुजरिम भी बन चुके हैं ना, वो भी गिना करें ना साथ में। अच्छा, दूसरी बात ये कि कानून के बारे में मुझे नहीं पता, माइज़ा साहबा कितनी जानती। आप क्या समझ रहे हो इस शख्स ने पाकिस्तान की अदलिया की धज्जियाँ नहीं उड़ाई? आप क्या समझ रहे पाकिस्तान के कानून उसूलों के धज्जियाँ नहीं उड़ाई? आप क्या समझ रहे इस शख्स ने कानून को अपनी लोंडी नहीं समझा? आप क्या समझे इस शख्स ने कानून आइन जो हमारे तालिब इल्म पढ़ते हैं, लॉ के स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैं तो कम से कम मेरे तो सर शर्म से झुक गया कि ये कानून हम पढ़ रहे हैं, ये हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और ये बच्चे सवाल नहीं करेंगे, ये नौजवान सवाल नहीं करेंगे कि बाबा हमने तो कानून में पढ़ा था अपील का टाइम होता है 20 दिन, 4 साल बाद आता है, अपील मंजूर भी होती है, बरी भी होते हैं। अरे भाई ये केस अगर इतनी कमज़ोर था तो फिर सज़ा क्यों हुई? फिर उसके बाद आप दोबारा आ जाते हो। आपको अगर केस इतनी कमज़ोर, कानूनी शहादत के आर्टिकल 164 के तहत मोहतरम ये पीटीआई के दोस्त समझते हैं पंजुता सब कानून, तो वो एडमिसिबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। आपके बहुत सारे लोगों को असम्बली के अंदर मैंने बोला आपका केस तो बड़ा मजबूत है। ठीक कादिर साहब, ये सब कुछ गैर मामूली है ना, जब आप एक कह रहे जज हैं दासदार निकला, गैर मामूली रियायतें हैं जो आज इनको मिल रही हैं। नहीं गैर, मैं ऐसा नहीं होता ना हर इंसान के साथ, हर पाकिस्तानी के साथ ऐसा नहीं होता ना भाई, हर पाकिस्तानी के साथ नहीं होता, इनके साथ क्यों होता है? इनके साथ क्यों होता है? ठीक है, हर पाकिस्तानी जेल से शाही प्रोटोकॉल में नहीं जाता है, हर मुजरिम जेल में पड़ा रहता है, साइकिल चोर जेल में पड़ा है, बकरी चोर जेल में पड़ा है, और ये शाही प्रोटोकॉल में चला जाता है, तो ये कानून का मजाक नहीं है। अच्छा, एक तरफ बना ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दूसरी तरफ बड़ा हाश किस्म का एक बयानिया है कि आएंगे तो क्या करेंगे, तो वो बड़ा सवाल का निशान है कि ये कैसे। तो नहीं मैं पंचौतर साहब वो सुन ले जी, मैं आता हूं कादिर साहब। नहीं जो मुझे कहने दो जी, कह लीजिए जी। ठीक, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये शख्स के दिल से इंतकाम नहीं निकला है, जबकि वो जीरो रिस्क पे आया था। ख्वाजा आसिफ का, राना सनला का स्टेटमेंट आपके सामने है। वो शख्स किसको इंतकाम करना, मंतकी इंजाम तक पहुंचना चाहिए? जनरल बाजवा को। अच्छा, मेरी तो समझ में ये आ रहा है कि सुन, अगला सुन जी मेरी समझ में ये आ रहा है, दोबारा आता हूं आपके पास। किसको बनाना चाह रहा है कि ये बयानिया तो जरूर इख्तियार किया गया है, लेकिन क्या ये हकीकी बयानिया है या ये इसलिए है कि कोई और बयानिया आवाम में मकबूल नहीं हो रहा था, तो चलो अब ये कहना शुरू करो तो शायद लोग आपकी तरफ आएं और आवाम में कुछ मकबूलियत बढ़े, कुछ वोट बैंक बढ़े, कुछ सियासी फायदा हो। जनाब नईम हैदर पंचौतर साहब, अभी कादिर बंधु खेल साहब ने बड़ी सख्त बातें की कि अदलिया को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, कानून को अपनी लॉन्डी समझते हैं, आइन को नहीं मानते, उसको पामाल करते हैं। तो क्या सिर्फ नवाज शरीफ साहब ही हैं जो ये सब कुछ जिन पर ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, या ये इस वक्त जो मौजूदा हालात है इसमें क्या लग रहा है कि ऐसा तो बहुत कुछ हुआ, इलेक्शन नहीं हुए वक्त पर अदालती फैसले आए, उनको नहीं माना गया, और उसमें पीडीएम में शामिल तमाम जमातें ही शरीक थीं। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। बड़ा इसके ऊपर मैं वाज़ कहना चाहूँगा कि बिल्कुल कादिर बंधु खेल साहब ने बिल्कुल सही बात की है। हमने ज़िंदगी में कभी हिस्ट्री में किसी सजा याफ्ता मुजरिम को प्रोटेक्टिव बेल देखते हुए नहीं पाया कि किसी मुजरिम को बेल मिली हो, और जिस तरह से एक मुजरिम को रेड कारपेट उनके लिए बिछाया गया है, प्रोटोकॉल हासिल था, जैसे वो वहाँ से लंदन से चले, और सारे रास्ते में अब बार बार हमने क्या कहना है कि एयरपोर्ट के ऊपर क्या हुआ, किसने सलूट मारे, कैसे हेलीकॉप्टर सारा दिन चलते रहे मीडिया के ऊपर, दूसरी तरफ इमरान खान की तस्वीर के ऊपर पाबंदी है। अगर जो बात इन्होंने की है उसकी थोड़ी सी वजाहत ये करना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि बहुत से लोग जो हैं वो बड़े शामिल हो रहे हैं। मुझे बताएं कि कोई वर्कर जो है वो शामिल हो रहा है,
मुझे बताएं कि कोई शख्स जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई की मजम्मत के बाद आपके साथ शामिल होता है, उसके अलावा कोई और शख्स है जो आपके साथ शामिल हो रहा हो। यहाँ पर मसला ये है क्योंकि इन्होंने इम्प्रेशन ही ऐसा दिया है कि जैसे यहाँ वहाँ से ये नाजिल हुए हैं कि वज़ीर आज़म ये बनने जा रहे हैं, क्योंकि जो कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, नैब ने आपने देखा नैब ने क्या किया, आपने देखा हाई कोर्ट में क्या हुआ, सारी चीज़ें करते हुए, तो उसके ऊपर जो ये समझते हैं कि शायद जो है आते ही वो इक़्तिदार मिल जाएगा। और मगर 93 नईम साहब की मैं जो जरा बात ऐड कर रहे करूं हैं इसमें कि एक चीज ऐड 93 करूं में जनाब हमें क्यों निकाला गया कि अगर ये सब कुछ जिस पर इस वक्त एतराज़ हो रहा है, और हमारे मोहतरम मेरे बड़े भाई जनाब कादिर मंदू खेल साहब भी इस पर एतराज़ कर रहे हैं, उनकी पार्टी भी एतराज़ कर रही है, तो कानून साजी और राहें जो निकाली गई वो तो पीडीएम हुकूमत के दौर में निकाली गई ना। नैब के कवानीन को भी तब्दील किया गया, ये अपील के कानून को भी तब्दील किया गया। आपने देखा कि वज़ीर आज़म कौन बना, आपने देखा कि जो है वो फायदा किस किस को हुआ नैब की तरमीम करके, आपने देखा कि ओवरसीज के वोट का हक खत्म करने का फायदा कौन लेना चाहता है, क्योंकि वोट ओवरसीज का किसके साथ खड़ा है, इमरान खान के साथ खड़ा है। आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मशीन को खत्म किया ताकि धांधली वाला वो प्रोसेस जो है जो 90 की जो ये मिसाल देते हैं जी कि 93 में हमें क्यों निकाला गया। आप मुझे ये बताएं कि 2013 में जो आपने इलेक्शन करवाया था, फिर क्यों नहीं इमरान खान साहब के कहने के ऊपर हल्के खुलवाए गए, क्यों धांधली उस वक्त की गई। 2017 में इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, आपको बंदयानती की बुनियाद के ऊपर नायल किया गया था। ताहयात नायली आपकी उस वजह से हुई थी। आपने तीनों अदवार में अपने सिर्फ एसेट्स, जायदादें, अपने माल मंतर, आपने कारोबार बनाए। मिलों का आप रसीदें दें ना, एवन फीड अपार्टमेंट्स की आप रसीदें दें, क्यों भागते हैं? कौम को तो आपको रसीदें देनी पड़ेगी। उन्हीं अदालतों से रिलीफ मिल रहा है ना, और मौजूद अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। लोटों की पीटीआई जी लोटों की पार्टी है जी। मुझे ये बताएं कि अब तो मेरा ख्याल में वो पूरा नवाज शरीफ तो एक पूरा अपना वो पीएमएलएन तो एक वाशरूम ही बन गया कि अंदर लोटे ही लोटे हैं। ठीक है जी, तो इनकी पार्टी अब देखें कि लोटों से भरमार बड़ी पड़ी है और ये कहते हैं कि हमारी मकबूलियत बहुत है। मकबूलियत होती तो बाप को बाप ना बनाना पड़ता, मकबूलियत होती तो आपको एमकेएम के पास ना जाना पड़ता, मकबूलियत होती तो क्यों शुजात की जो है आप तबीयत दरियाफ्त करने के लिए 5 साल के बाद चले गए। आप फिर परवेज इलाही के पास भी जाए ना, उनकी भी तबीयत दरियाफ्त करने के लिए जेल में, आप उधर ही क्यों जा रहे हैं। मकबूलियत आपकी होती तो आप फिर मौलाना फजल रहमान से क्यों मिल रहे होते। तो बात यह है कि जलसा आपने देखा आज भी इनका, और इससे पहले भी आपने देखा जो जलसा वहां पर हुआ मीनार पाकिस्तान में, लोग इमरान खान के नारे लगा रहे थे और जो लोग लेकर गए हुए थे वो वाज़ेह तौर पर बता रहे थे कि हमें 1000 दिया गया, 1000 दिया गया जी, 3000 दिया गया और हम इस लालच में लेकर आए। जब आपकी है ही नहीं तो फिर आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों कहते हैं जी कि हम। अब मुझे ये बताएं कि 16 महीनों में जो एक्सपेरिमेंट किया गया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, वो क्या हमारा मुल्क जो है वो एक्सपेरिमेंट के लिए कहते हैं कि अब नवाज शरीफ साहब मगर नईम साहब सीधा करेंगे। मगर नईम साहब भाई ये सारे हरबे ये तो अब नजर आ रहा है ना कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अब कर लिया एक सियासी हिकमत अमली इख्तियार की। उन्होंने पिछली बातों को छोड़ दिया, जो कुछ बुरा समझते थे उसको अब उन्होंने हजम कर लिया, कंप्रोमाइज़ कर लिया, जो कुछ भी कहें उन्होंने एक सेटअप तो बना लिया है। जाहिर सी बात है, नज़र आ रहा है कि सिंध में, कराची में बहुत मुमकिन है कि एमकेएम जो है वो ज़्यादा सीटें ले ले और उसके साथ इत्तेहाद, आईपीपी के साथ इत्तेहाद, मौलाना फजल रहमान साहब के इत्तेहाद, तो उन्होंने अपनी पोजीशन तो सियासी तौर पे बेहतर कर ली है और उन्हें रिलीफ भी मिल रहा है, ये सब कुछ है। हम तो उनके बयानिए पे बात कर रहे हैं कि कितना हकीकी हो सकता है नहीं है। कादिर मंदू खेल साहब ने कहा रॉन्ग नंबर, आप भी ऐसे समझते हैं। मायजा ये तासुर इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है कि, और नवाज शरीफ साहब के लिए प्रॉब्लम पता चला था कि वो परेशान है इस पर कि उन पर लाडले का टैग लग गया है, इस टैग को वो उतारना चाहते हैं। तो ये नया बयानिया जो उन्होंने इख्तियार किया है, क्या ये इसकी एक कोशिश है और आप समझते हैं कि ये कामयाब कोशिश हो सकती है आपकी? देखिए, जो मेरे भाई कादिर मंदू खेल साहब का लहजा है और जो उनकी आवाज़ है और जो उनका दुख है, मैं समझ सकती हूँ। और जो पीटीआई है वो तो नॉन एग्जिस्टेंट है, तो उनका तो मेरा ख्याल है वो कहीं मैटर ही नहीं करती। तो मसला ये है कि देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जो उनकी आवाज़ में दुख है उससे पता चल रहा है कि पीपल्स पार्टी अपना इलेक्शन से पहले अपनी हार मान चुकी है। जो इनके लीडरान की आवाज़ों में फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है उससे साफ पता चल रहा है कि उन्हें पता है कि पीएमएलएन जो है 21 अक्टूबर के जलसे के बाद एक जीती हुई पार्टी है, एक मकबूल पार्टी है। एक मकबूल पार्टी को डिफरेंट पार्टीज़ अगर ज्वाइन करना चाहती हैं और मुल्क के वसीत और मफाद में अभी लड़ाई का टाइम नहीं है।
अभी ये टाइम है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो इस जद्दोजहद में ज्वाइन करना चाहती है और एक सीनियर लीडरशिप अगर वो पॉपुलर आपकी पार्टी पॉपुलर है, आपकी पार्टी पॉपुलर है, कंप्लीट करने दे, मैंने भी सवाल उठाया, आप ही से बात हो रही है, आप ही कीजिएगा। नईम साहब ने भी सवाल उठाया कि फिर क्या जरूरत पड़ रही है आपको कि आप पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, जुनूबी पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में हर जगह जाकर सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उन पार्टियों को अपने साथ मिला रहे हैं जो आप समझते थे कि उनसे आपको नहीं मिलना चाहिए। पीएमएलएन को जरूरत नहीं पड़ रही। मियां नवाज शरीफ के साथ लोग जो मियां नवाज शरीफ साहब को 21 अक्टूबर के जलसे के बाद उनकी मकबूलियत देख के पार्टीज खुद ज्वाइन करना चाह रही हैं और एक सीजन पॉलिटिशियन, एक सीनियर पॉलिटिशियन होने के नाते वो ये नहीं देख रहे कि उनकी पार्टी जो है वो आगे बढ़े। वो समझते हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान के लोग जो इलेक्ट होते हैं उनको साथ पार्टी को ज्वाइन करके इकट्ठे जो है, चले मैं मान लेता हूं पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। एक मिनट जी, लेट मी कंप्लीट। एक मिनट, आप अनफेयर देखिए। एक पार्टी जो पीडीएम के तौर पीडीएम में आपकी हमारे साथ पीएमएलएन के साथ शामिल हुई, आज वही ब्लेम गेम में जो है वो शामिल है। ये किस किस्म का तजाद है? आप खुद देखें, एक पार्टी जो है वो सैर पार्टी थी, मुल्क से बाहर फिरती रही, जो है मुल्क में आवाम का पैसा खर्च करती रही। ये हमारे कायद का जो है वो नहीं है कि वो किसी को ब्लेम करें इस वक्त। वो चाहते हैं कि मैं मुल्क के बारे में सोचूं, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी, वो इतनी फ्रस्ट्रेट हुई नजर आ रही है कि वो बार बार ब्लेम कर रही है। भाई तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने खारजा पॉलिसी में क्या कारकर्दगी दिखा ली? बात यह है कि देखें, और तीसरी पार्टी जो है देखें, वो तो 9 मई के सिलसिले में आप किस तरह कह रहे हैं इमरान खान साहब की शक्ल अवाम को दिखाएं, जिन्होंने अपने कौमी अपने मुफाद के लिए उस इंसान, अच्छा मुझे बताएं, देखिए मुल्की इदारों पे जो है वो धावा बोला। एक और मिनट, एक मिनट जी, 90 बिलियन पाउंड का जो उस पर भी आ जाती है, उस पर भी आ जाती है, लेकिन उस पर एक चीज मुझे और बता दीजिए, 11 बजे तक। और एज फार एज मियां नवाज शरीफ साहब, एक मिनट, मियां नवाज शरीफ साहब इज कंसर्न, अदलिया जो है, मियां नवाज शरीफ साहब सबको मिलाकर मुल्क को आगे लेके चलना चाहते हैं। वो जेल में डाला गया जब मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी जेल में गई। मायजा, वो आप कह रहे हैं कि सबको मिलाकर मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क को आगे लेके चलना चाहते हैं, उन्होंने बहुत सी चीजें जो कबूल कर ली हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के इख्तिदार में आकर एहतसाब करेंगे और फिर तसादुम करेंगे? आपने किया था, मुशर्रफ साहब का एहतसाब करने की कोशिश की थी, क्या हुआ आपके साथ? दोबारा वही सब कुछ करेंगे? देखिए, हमारे साथ हमारे मियां साहब ने इतनी जेलें काटी, मियां साहब के खानदान ने जेलें काटी, मियां साहब की बेटी को उनके सामने जेल में डाला गया। ये इन चीजों से मियां नवाज शरीफ साहब नहीं डरते। हाँ, वो लोग डर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब से, समझ रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह। 4 साल एहतसाब उन इदारों का होना चाहिए। एक मिनट, कादर मंदोखेल साहब, आपको पूरा टाइम दिया था, आप थोड़ा सा मुझे चांस देते हैं भाई। आप आधे घंटे से बोल रही है मेरी बहन, आधे घंटे से बोल रही है। चलिए कंप्लीट कर ले मायजा, फिर आपकी तरफ आ रहा हूं, कादिर भाई आपकी तरफ आ रहा हूं ना। जब आप बोल रहे थे मायजा साहब, आप प्लीज कंप्लीट कीजिए, बोली जा रही है मेरे भाई, इसका जवाब दे दीजिए कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब एक तरफ मुल्क को आगे लेके जाएंगे, दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो एहतसाब करेंगे और मुल्क आगे जाएगा? देखें, मियां नवाज शरीफ साहब, अगर जो कोई भी इदारा अपनी हद से तजावज़ करता है, जिसमें अदलिया ने भी अपना पार्ट प्ले किया, मैं समझती हूँ कि उस वक़्त तो मियां नवाज शरीफ साहब ने जो भी उन्होंने फैसले किए उनको माना। वो वज़ीर आज़म की कुर्सी तक से जो है वो खुद ही नीचे उतर गए। देखें, बात ये है कि ये चीज़ें मियां नवाज शरीफ साहब ने की, लेकिन इनके जमहूरियत में किसी इदारे को अपनी हद से तजावज़ नहीं करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मगर आप जवाब नहीं दे रही। इमरान खान जैसे शख्स जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे थे, उनके 90 बिलियन पाउंड की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप बताएं, 90 बिलियन पाउंड जो आवाम के पैसा था वो कहाँ गया? इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ब्रेक भी लेना है, एक ब्रेक भी लेना है। ब्रेक के बाद आपके पास आता हूँ कादिर मंदोखेल साहब।
माइजा, मैंने बड़ी कोशिश की, आपको पूरा टाइम भी दिया कि आप इसका क्लियर कट जवाब दे सकें, लेकिन इस वक्त नून लीग की पोजीशन मुझे ऐसे ही मालूम हो रही है जैसे किसी वक्त बानी मुत्तहदा बयान दे दिया करते थे और उनकी पार्टी जो है उसको डिफेंड करने में उसको मुश्किलात का सामना होता था, डिफेंड नहीं कर पाती थी। आपके पास भी ये जो कंट्रोडिक्शंस हैं इसके जवाब नहीं आ रहे। मैं वापस आऊंगा, कादिर बंधु खेल साहब से भी बात करता हूँ, नईम पंजौता साहब से भी बात करता हूँ, फिर आपके पास आऊंगा, फिर आप अगर इसका जवाब दे सकें कि ये कंट्रोडिक्शंस क्यों हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। एक ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू हुई उसमें कादिर मंदू खेल साहब ने जो गुफ्तगू की, बहरहाल नून लीग की तरफ से जो जवाब आना चाहिए था वो तो नहीं आए। कादिर मंदू खेल साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें कहा कि कैसे मियां नवाज शरीफ साहब को अपील का हक मिल रहा है, उनके लिए कैसे आसानियाँ पैदा हो रही हैं। तो मेरा सवाल कादिर मंदू खेल साहब से, कादिर मंदू खेल साहब, जितनी कानून साजियाँ इस ज़मीन में हुई कि जिससे मुबैना तौर पर नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा मिल सकता था, चाहे वो रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट की मंजूरी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के कानून की बात हो, उसमें तरमीम हो, या नैब का कानून जिसमें जो तब्दील किया गया, या इसके बाद आपने देखा कि क्योंकि हुकूमत थी 16 महीने आप लोगों की, तो FIA आपके कंट्रोल में था, वजारत दाखिला के मातहत एक इदारा था, तो इस तरह से रिलीफ मिल रहा था। आप हुकूमत का हिस्सा थे, आप कैबिनेट में भी बैठे हुए थे, आपको अच्छी तरह पता है कि ये रिलीफ कैसे मिल रहा है और क्यों मिल रहा है, और आप इसके हिस्सेदार थे। तो माइजा कह रही हैं कि आप तो हिस्सेदार थे, आप किस मुंह से मियां नवाज शरीफ साहब पे तनकीद कर रही हैं? जी, इसी मुंह से बात करेंगे, दलाइल के साथ आपको साबित करके। पंजोता साहब बैठे हुए सीनियर वकील है, ये मैं कोई बात गलत करूँ तो ये मुझे करेक्ट कर सकते हैं। नंबर एक बात, नेब जो कवानीन पास हो रहा था, आपको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वो स्पीच आप अपने रिपोर्टर से मंगा ले। उसने ये कहा कि जब नेब ऑर्डिनेंस पास हो रहा था जिसमें साबका केसेस थे नवाज शरीफ साहब के और जहांगीर तरीन साहब के, मैं अपनी सीट से उठ के मैं बिलावल साहब के पास गया, ये आपके पूरे रिपोर्टर गवाह इस बात के। तो मैंने कहा सर ये मीडिया बड़ा मजाक उड़ाएंगे, ये चीज़ जो है बिलावल साहब कह रहे मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। देखा तो शहबाज शरीफ साहब आ गया, साद रफ़ीक साहब आ गए, ख्वाजा आसिफ साहब आ गए, ये सारे वजीर गए। तो आपको बिलावल साहब की स्पीच याद ये थी कि इस कानून को यानी पिछले केसेस को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं थी, चूंकि हम इत्यादि है लिहाजा हम उसको सपोर्ट करते हैं। अब आप क्या सपोर्ट समझ ले ये आप खुद फैसला करें। नंबर एक बात। दूसरी बात, जो इलेक्शन एक्ट के तहत जो चेंजेस किए गई, इलेक्शन एक्ट के तहत चेंजेस की, क्योंकि ये अभी कानून वाजे नहीं था। एक तरफ तो आइन का आर्टिकल 62-63 जो खामोश है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो कि ताहयात नाइल है, तो तीसरी तरफ एक्ट है, क्योंकि एक्ट उन्होंने पास कराया मुस्लिम लीग नून ने, यकीनन हम इत्यादि थे, मगर उस एक्ट का कोई फायदा नहीं है। वजह यह कि आइन जो है ना वो ज्यादा मोतबर है बनिस्बत इलेक्शन एक्ट, तो लिहाजा ये फायदा भी इनको नहीं पहुंचेगा। ये हो गए दूसरी बात। तीसरी बात, वो कौन सा कानून हमने पास किए जो 20 दिन अपील का टाइम तो वो 6.5 साल बाद आ गया। वो कौन सा कानून हमने पास किए, मैं आपको माजी की बात बता रहा हूं, वो कौन सा कानून हमने पास किए जो 20 दिन अपील का टाइम था और 4 साल बाद आ गए, और वो भी इलेक्शन लड़ने के लिए। तो भाई मेरी बात सुनो, वो चीजें अलग है, ये अलग है, दोनों मिक्सअप ना करें। तो आप अपील भी नहीं गए? अगर आपको एतराज है, ये कौन सी अपील में आप जाते ना कि ये कानून के तौर पर नवाज शरीफ साहब को अपील का हक नहीं है, तो आप जाते ना। भाई साहब मसूद रजा ना मसूद रजा साहब, आप बिल्कुल आप आवाम को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। वो भाई मेरे क्या ताल्लुक में जाऊंगा, अदालत ने दरवाजे खोल दिए, अदालत को नहीं पता कि 20 दिन अपील के टाइम में 2 दिन। अच्छा सुन ले मेरे मोहतरम, यार मैं तो कानून के तालिब इल्म हूं, मैं तो उठाऊंगा और जिंदगी भर उठाऊंगा, और इस वजह से कि मैं एज ए वकील या पंजोता साहब एज ए सियासतदान भी हैं, आप कौमी असेंबली के मेंबर भी हैं, आपकी पार्टी भी है, लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात भी कर रहे हैं, आप अदालत नहीं जाते? मोहतरम सर, मेरे मोहतरम, कौन सी अदालत में जाऊं? उस अदालत में जाऊं जो 20 दिन के बजाय 4 साल रियायत दिए। खुदा के बंदे, हाँ जाऊंगा। 8 फरवरी के बाद अगर मुझे अल्लाह ने दोबारा मौका दिए, ये कानून सारा के सारा इंशाल्लाह मैं जितना मुझसे हो सके मैं उसको बदलने की बात करूंगा। मैं जजेस की अपॉइंटमेंट की जो कि डायरेक्ट अपॉइंट होता है, सेलेक्टेड होता है, उसके खिलाफ मेरे बिल पहले से मौजूद है, मैं उसके खिलाफ जाऊंगा, मैं उसके खिलाफ जाऊंगा। ये जो बाबे बैठे हुए रिटायरमेंट के बाद 20-20 साल से ब्यूरोक्रेट मुख्तलिफ पोस्टों पर, उसके खिलाफ जाऊंगा। बहुत सारे कानून साजी जो मैंने पहले भी कराए, आइंदा भी कराऊंगा, मेरे ये हक है। बाकी आप अदालतों से पूछे कि आप दुनिया में 139 नंबर पे क्यों हो? बिल्कुल ठीक है, आपका मौका 139 नंबर पे क्यों हो आप? ठीक है, मेरा ताल्लुक नहीं था। आप, अच्छा आपका ताल्लुक नहीं था। नईम पंजौता साहब,
मसूद रजा साहब, ये जरा कादिर मंदोखेल साहब से एक सवाल करना था। ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये बताएं कि इनकी पार्टी ने जो काम किए हैं चलिए उनको मैं defend वापस करें आके ना। पूछ लेता ये कह रहे हैं मैं आके भाई बता दीजिए, पार्लियामेंट में ये बता करूंगा, दीजिए। पार्लियामेंट में ये करूंगा। मेरे भाई पार्टी आप ने कोई पार्लियामेंट 20 में दिन थे, की अपील आपकी को पार्टी साढ़े पार्लियामेंट 4 में साल थी, बाद नहीं की आपकी है। पार्टी हुकूमत का मेरे हिस्सा पार्टी ने थी, कोई नहीं किया। आपने माजा कुछ साहबा नहीं किया। 4 साल अब आप को उसको अपील criticize मंजूर कर रहे करने हैं, का तो कोई ये नहीं थी, जो है- अदालत ही की है। चलिए अब मुझे मेरे नईम पार्टी साहब ने एक सवाल पिछले- करने दें। पिछले मरतबा जो 6.5 साल बाद आ गए, माफिया नामे लिख के उसके बाद आ गए 6.5 साल बाद, और अदालतों ने दरवाजे खोली। मेरे पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, ये ताल्लुक है अदालतों से। अदालत आपको रिलीफ देना नहीं, चाहते हैं। आपका अल्लाह ताल्लुक है खैर कि सलाह। आप मीडिया पर जब तो आकर कहते इस पर हैं तनकीद अदालत- करें, मंदोखेल लोगों में साहब, आप तनकीद भी करें। 21 आपका अक्टूबर आपका जैसा बिल्कुल जो करूंगा, लीगल विंग बिल्कुल है करूंगा। आपकी मेरा पार्टी हक का, तो है। शायद वो शहरी आपकी पार्टी का आप लीगल लोगों विंग को इस पर नहीं जा रहा अदालत के मेरे अंदर। मेरा हक है। इलेक्शन मैं कमीशन बिल्कुल पर करूंगा। एतराज होता है मैं आपको, आप फ्लोर पे नहीं भी चाहते करूंगा। इलेक्शन मैं कमीशन अदालत पर के सामने भी करूंगा। मैं मीडिया चलिए में भी बहरहाल करूंगा। मैं नईम साहब ये जो इस वक्त लड़ाई नजर आ रही है, अभी कादिर मंदोखेल साहब ने कहा क्योंकि हम इत्तेहादी थे तो मजबूरन हमने ये एक्ट पास करवा दिया, नैब के कानून में तरमीम हो गई। हालांकि जरदारी साहब ने कहा था कि ये हुकूमत अगर ज्यादा देर नहीं भी चलती है तो हमें जो लो हैंगिंग फ्रूट है वो फौरन लेने चाहिए, यानी इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर लेनी चाहिए, हमें फौरी तौर पर नैब के कानून को तब्दील कर देना चाहिए, जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। पीपल्स पार्टी इसमें शरीक थी, बहरहाल अभी वो कह रहे हैं मजबूरन कर दिया। जितने कानून बने जो नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा दे सकते थे उसमें पीपल्स पार्टी शामिल रही। अब कादिर मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि मजबूरी में हमने ये सब कुछ किया। ये जो इस वक्त लड़ाई हो रही है इनके दरमियान, ये आपको हकीकी लड़ाई नजर आ रही है या इस पर भी ये समझा जा सकता है कि नूरा कुश्ती है? बहुत शुक्रिया मसूद साहब। मैं अब क्या कहूँ कि हकीकत है ये क्या है। बात यह है कि नैब तरमीम हो या इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम हो या दीगर जो उन्होंने तरमीम की या जिधर जो उन्होंने काम किया उसका फ़ायदा किसको हुआ? पाकिस्तान को आगे ले जाने के बारे में कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे, तो पहले 3 अखबार में क्यों नहीं से आते? किसी पार्टी को जी। क्रिटिसाइज कर सकते हैं भाई? आप 90 मिलियन आप पाउंड का जो है वो हिसाब दे आप दें। कौन है भाई? टू क्यों नेम नहीं अ फ्यू, criticize आप करते? माइजा, किस मुंह उनको से बात किसी तो कर पार्टी का लेने जो है दीजिए। वो हिसाब कर आप सकते अपनी हैं, कोई बारी बात बोलें, कर सकते आप हैं? अपनी बारी पे माइजा बोलेंगे, साहब कोई उनको नहीं बात कर करेंगे। लेने दीजिए, फिर आप ये जो आपने सवाल किया इसका भी जवाब नहीं, वो मैं देंगे। आप मसूद साहब कोई सवाल पूछे, कोई 90 मिलियन पाउंड का पूछें, कोई पूछें जो वो हाँ, हाँ। अंगूठियां ली, कोई जेवर लिए, आप उनसे ये बात पूछ रहे हैं कि हम पार्टियां आपस में क्यों लड़ी? अब भाई आप मुझे बताएं कि मैं जमहूरी क्या सवाल पसंद करूं पार्टीज हैं, और हम मैं इलेक्शन ये के ना थ्रू पूछूं। आते हैं। देखिए हम मैं- RTS जो बैठने बातें से सब नहीं आते। जुडिस हैं काम थोड़ी होता है, ये क्या अदालत कर रहे में हैं, वो अदालत में है ना माइजा, वो तो हैं। हैं? गुजारे ये है, उनको बात तो कर पाकिस्तान को लेने आगे ले दीजिए। जाने की बात की जा रही है। मसूद मैं वही कह रहा साहब माजरत के पर- साथ सीरियसली कोई जी जी इन्होंने कोई 3 अदवार में काम किया। अब मसला ये है ना कि ये सच सुनना नहीं चाहते। ये कोई बोल रहा हो तो दरमियान में इंटरप्ट करना है कि कोई सच्ची बात ना कहे। 16 महीनों में ये पहले कहते रहे शहबाज शरीफ साहब कि मैं आऊंगा और मैं 6 महीनों में यूं महंगाई ठीक कर दूंगा, तो क्यों नहीं हुई 16 महीनों में? 16 महीनों में इनका सिर्फ ये था कि अपने केसेस खत्म करवाने हैं, इमरान खान को अंदर डालना है। 200 के करीब इन्होंने केसेस बनाए हैं। ये अलकादर ट्रस्ट केस आपने बनाया है, ये तोशा खाना केस आपने बनाया है, ये साइफर वाला केस आपने बनाया है, ये दूसरे केसेस क्वेटा में वकील कत्ल होता है ये आपने बनाया। दफे 144 के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमात आपने दर्ज किए हैं इमरान खान के ऊपर। मुकदमात बनाने वाले और बनाने का मकसद ये था कि उसे अंदर डाला जाए और बाहर से ये बादशाह इमरान सलामत जो खान 4 ने साल तोशा खाना में के बाहर चोरी बैठे नहीं हुए की। हैं, इमरान कौन से खान वादा ने करके गए थे 90 कि मैं 4 मिलियन हफ्तों पाउंड के अपनी लिए कैबिनेट इलाज से करवाने जो जा है रहा हूँ, उसमें क्योंकि चोरी परफॉर्मेंस नहीं इनकी की। ये है कि पाकिस्तान इसको के डिनाई अंदर कर दे, मैं मान अस्पताल भी जाती हूँ ढंग का नहीं आपको। बन सका 9 कि मई को ये जो इलाज उन्होंने जो है काम अपना किया पाकिस्तान में उसको करवाएं। डिनाई अच्छा, कर नहीं दे, साहब, मैं मान जाऊं यूनिवर्सिटी भाई। कोई ऐसा ये इदारा तो आपका आपने कोई कह राइट नहीं दिया। बनता कि जहाँ आप पर अब किसी अगला पार्टी सवाल को ले लें। criticize कर सकते हैं। माइजा भी बात- बार बार कह देंगे। अब तोशा खाना का मामला है, साइफर का मामला है, गैर शरई निकाह का मामला है, ये तमाम केसेस जो हैं ये और फिर अभी इस वक्त नाअहली भी उनकी मौजूद है, आपके बानी चेयरमैन की, बानी तहरीक इंसाफ की। तो आने वाला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक हफ्ते बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा। तो यही हफ्ता है जिसमें उनको रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता, फैसला हो जाएगा कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं ले सकते। नवाज शरीफ साहब के लिए ऐसा ही है। तो जो केसेस आपके चल रहे हैं उनके बारे में हमें बताएं कि वो इस वक्त कहाँ हैं, किस स्टेज पर हैं, कितनी उम्मीद है आपको कि आपके बानी जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे? देखें, बड़े केसेस क्लियर हैं। दफा 144 के ऊपर मैंने बता दिया। साइफर की बात यह है कि अमेरिका की धमकी के ऊपर उन्होंने हुकूमत गिरा कर इमरान खान को अंदर डाल दिया। जिसने बंदूक चलाई वो बाहर घूम रहा है और जिसके ऊपर गोली चली है वो अंदर है, वो ये केस है। अलकादर ट्रस्ट केस अमाउंट जो है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया
और वो एक प्राइवेट अकाउंट से रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई थी और वो उस ऑर्डर से वो चली गई है गवर्नमेंट को। अब तीसरी बात रहेगी कि अलकादर जो ट्रस्ट है वो अलकादर ट्रस्ट, उसमें इमरान खान साहब ट्रस्टी हैं और पाकिस्तान के कानून, किसी भी कानून के तहत कोई भी ट्रस्टी, उसके ऊपर कोई जुर्म नहीं होता कि उसके नाम प्रॉपर्टी है और वो बतौर एज ए ट्रस्टी वहां पर काम कर, उसका एग्रीमेंट चेक करें, वहां पर खान साहब का 1 रुपए का बेनिफिट नहीं है। तो करप्शन कहां पर? मसला ये है क्योंकि करप्शन की इनके ऊपर इन्होंने अपनी रसीदें नहीं दी, तो इसलिए इन्होंने कहा कि अब देखें। अच्छा देखिए, ये केसेस तो है ना नईम साहब, देखिए मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि केसेस तो है, पाकिस्तान के लोग भी जानना चाहते हैं, ये केसेस तो हैं और इन केसेस पर आप पर तनकीद भी हो रही है, तो इन केसेस के होते हुए आपके बानी क्या इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले इस काबिल हो सकेंगे कि वो जब इलेक्शन शेड्यूल आए तो अपने कागजात नामजदगी जमा कराए या नहीं? इसके लिए आप कितने पुरुमीद हैं? देखें, पुर उम्मीद की बात की जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमने लाहौर जो है वो हाई कोर्ट में रजू किया इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो हमारा केस लगता है वो इंफ्रक्चस हो जाता है, जो दरखास्त दी जाती है वो सुनी नहीं जाती। जब टाइम गुजर जाता है तो उसके बाद फैसला महफूज होता है और महफूज भी फैसला 2-2 महीने रखा जाता है। आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने भी 71 डेज जो है वो बल्ले के हवाले से, चेयरमैनशिप के हवाले से जो फैसला है वो महफूज रखा और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इंटर पार्टीज इलेक्शन दोबारा करवाएं। अब ये सारे जो मिलकर ये चाह रहे हैं कि शायद जो है वो हम कोशिश करके नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में लेकर आए, लेकिन अवाम नहीं लाना चाहती। अवाम को देखा जाए और अगर आप फिर वो तो नईम साहब उस दिन फैसला होगा जिस दिन इलेक्शन होगा, और वो फार्मूला फैजा मायजा साहिबा एक ऐसी सूरत हाल में जहां पर एक बड़ी पार्टी पर बैन हो, वो इलेक्शन कैंपेन में भी हिस्सा लेने के काबिल ना हो, वो उसका कायद भी बंद हो, उसकी बाकी क़यादत भी बंद हो, अंडरग्राउंड हो, इन हालात में मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हों, ये आपको लगता है कि ये अवाम कबूल करेंगे और ये खुद सियासी तौर पर नवाज शरीफ साहब के लिए कोई बेहतर काम होगा, बेहतर चीज़ होगी जो वो करने जा रही हैं? मसूद साहब, आप मुझे ये बात बताएं कि उन हालात में जब मियां नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया पाकिस्तान में और जब वो आए और उनको जेल में डाला गया, इलेक्शन से पहले ही हुआ था ना ये, उनकी बेटी को जेल में डाला गया, पूरी क़यादत जो है टॉप टायर लीडरशिप हमारी, उनको केसेस के अंदर इलेक्शन से पहले जेलों में डाला गया। वो इसीलिए डाला गया ना कि मियां नवाज ये इमरान खान साहब के लिए राहें हमवार की जाएं। मियां नवाज शरीफ साहब भले जेल में हो लेकिन तो आपको इलेक्शन लड़ा और अदलिया भी फिर उनके साइड पे हो। हमारी पार्टी ने भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ा क्योंकि हमारी पार्टी जो है कब एक जमहूरी पसंद पार्टी, हमारी पार्टी को पता है कि हमने बुरे वक्त में भी अपने लीडर का साथ देना है, हमने बुरे वक्त में भी इलेक्शन लड़ना है, हमने बुरे वक्त में भी तो समझा कि बड़े क्लियर कट जवाब है। आपके पास मौजूद होंगे, लोग खुद फैसला करेंगे कि क्या जवाबात होंगे। वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका मायजा। हमीद हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, कादिर मंदुखेल साहब, नईम हैदर पंजौता साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।